तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि इसको मैं कोशिश करूंगा कि बाद में यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूं। तो इसलिए मैंने जो है एक प्रेजेंटेशन जैसी बनाने की कोशिश करी है, रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की जो है मतलब डे 1 से लेके डे 5 तक आप लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें आप लोग जो है प्री मेंस एंड ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखते हुए चलेंगे। हिस्टोग्राफी को देखते हुए चलेंगे तो हमारा यहाँ पे जेआरएफ भी होता चला जाएगा, नेट जेआरएफ का भी होता चला जाएगा। सैटरडे संडे जो है हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट करी है, तो वो पॉलिटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि आपको इंडियन पॉलिटी में ए बी सी डी भी नहीं आता है। ठीक। ऑल्दो यहाँ पे बच्चे जो हैं ऐड हुए हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ के आए हुए हैं, कुछ लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर भी पढ़ के आए, तो कुछ कुछ उन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आपको एबीसीडी नहीं आता, और हम लोग यहाँ पे ए ड्रॉ करना सीखेंगे कि ए होता क्या है, बी होता क्या है, कैसे एबीसीडी लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी पूरा मतलब ए से लेकर जेड तक समझते हुए कोशिश करेंगे और प्री मेंस तक की बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके। बुक्स की अगर बात करते हैं तो बुक्स आप लोगों को जो है एम लक्ष्मीकांत जरूर रखनी ही चाहिए, और प्रीवियस ईयर देखना ही बहुत जरूरी रहता है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर जो है आपको घटना चक्र प्रीव्यू ये काम कर देती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए पूर्वावलोकन ये काम कर देती है। मेंस के लिए जो है जीएस पेपर 2 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों को यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे मिलेंगे, और यूपीपीसीएस जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, क्योंकि ये चालू हुआ है 2017 से ही जीएस डिस्क्रिप्टिव होना। तो अभी हमारे पास 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 तक के पेपर है। 24 का पेपर भी इस बार जुलाई में ऐड हो जाएगा, तो इतने पेपर भी ठीक ठाक यूपीपीसीएस के लिए भी है। तो ये सब इतना रहा। इंडियन पॉलिटी की जब लोग बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी और पॉल साइंस में डिफरेंस है। पॉल साइंस सभी लोग जानते हैं। पॉल साइंस जो होता है वो आपका क्या होता है, राजनीति शास्त्र होता है। क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? क्या यस सभी Yes, को सर। मेरी sir. वॉइस क्लियर है? Yes, sir. क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो राजनीति शास्त्र जैसे हम लोग जानते हैं वो हम लोग देखेंगे। मतलब देखने की चीज ही नहीं, मतलब राजनीति शास्त्र एक अलग चीज है, इसमें हम लोग जो है जहाँ राजनीति शास्त्र जुड़ जाता है वहां पे थिंकर्स भी एड ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपका। मेन चीज होती है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं राज्य व्यवस्था, मतलब भारत की राज्य व्यवस्था। किसी भी देश की राज्य व्यवस्था जानने के लिए उसके कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं। हमारे देश के लिए जो है उसकी राज्य व्यवस्था या उसकी पॉलिटी उसको जानने के लिए हमारे पास बेसिक लॉ क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे है। इसके पहले कुछ चीजों को हमको समझना होगा। पॉलिटी में हम लोग 3 चीजें जानेंगे। सबसे पहले पॉलिटी में हम लोग क्या जानेंगे, पहला तो आप जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक। फिर हम लोग जानेंगे कि संविधान, संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो है इंडियन पॉलिटी क्या है। तो जितना भी आप लोगों ने एम लक्ष्मीकांत की बुक या इन सब चीजों को सुना है वो आप यहाँ जानेंगे। ओके। तो बेसिक चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में जरूरत क्या पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए कि आप जहां भी बैठे हैं वो एक सोसाइटी, सोसाइटी है या समाज। ठीक। और सोसाइटी या समाज जो होता है वो सेट ऑफ पीपल्स, कुछ लोगों का ग्रुप। आपका स्कूल भी एक जो है सोसाइटी है, आपकी यूनिवर्सिटी भी एक सोसाइटी है, आपका नगर निगम भी एक सोसाइटी है। ठीक। आपका परिवार या आप जिस ब्लॉक में रहते हैं वो भी आपके लिए एक सोसाइटी है। आप जिस परिवेश में रहते हैं वो भी आपके लिए सोसाइटी है। ठीक। तो सिंपल सी बात है कि सेट ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होता है उसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सोसाइटी। और इस ग्रुप ऑफ पीपल्स
के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता ही है। और जैसे कि मान लीजिए स्कूल में जब हम लोग पढ़ते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं, कौन टॉप आ रहा है कौन टॉप नहीं आ रहा है, कभी कभी ये भी लड़ाई होती है, कभी कभी ग्रुपबाजी भी होती है, ठीक है, तो ग्रुपिंग भी होती है, ठीक। तो जब आप ग्रुपिंग करते हैं वहां पे आपको टीचर डांट देता है, घर में आप लड़ाई करते हैं तो आपके दोस्त डांट देते हैं, यूनिवर्सिटी में भी ग्रुपिंग होती है, लॉस रूल्स सब बनते हैं, नगर निगम में भी हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ग्रुपिंग होती ही है। मतलब कुल मिला के ये कि जब एक या एक से ज्यादा लोग होंगे, कई सारे लोग होंगे, ए बी सी और डी, तो उनके बीच में एक संघर्ष होगा, ठीक। और संघर्ष किसी भी तरीके का हो सकता है, और इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, ठीक। इस व्यवस्था को ही तो हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट। क्या यहां तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. क्या यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. सबकी Yes, आवाज sir. क्लियर आ रही है? Yes, sir. क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आप लोगों की वॉइस क्यों नहीं आ Yes, रही है? sir. यस, ओके। उज्जवल, जब मैं बोला करूं कि आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप जब मैं व्हाट्सएप पे लिख दिया करो तो मुझको वहां बगल में स्क्रीन में शो हो जाएगा, ठीक है उज्जवल? तो मुझे भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ बच्चों को सुनाई दे रहा है। ओके उज्जवल, थैंक यू उज्जवल, ठीक है। तो ये संघर्ष कई तरीके के होते हैं, इसको इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जैसे मैं एक सीनियर खिलाड़ी की बात करूं, लाइक मैं, तो सीनियर खिलाड़ी की एज जो है वो 28 प्लस होती चली जा रही है, और वो अब तक 3 या 4 अटेम्प्ट दे चुका है, ठीक। और इन 3-4 अटेम्प्ट्स में क्या हुआ, पहली बार वो प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरी बार भी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तीसरी बार वो प्री क्वालिफाई हो गया लेकिन मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ, और चौथी बार में वो मेंस भी क्वालिफाई हो गया लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। पिताजी जो है वो चाहते हैं कि बेटा बस बहुत हो गया, तैयारी करो ना करो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, शादी जरूर करो, ठीक है। लेकिन अब वो क्या बोले कि अरे पिताजी आखिरी अटेम्प्ट है, दे लेने दीजिए, उसके बाद हम खुद ही सोचेंगे, देखा जाएगा। तो एक संघर्ष है हमारे और आप मेरे, या मतलब जो भी पर्सन भी है, उसके और उसके फादर के बीच में एक संघर्ष है। संघर्ष किस बात का? ओपिनियन को लेकर संघर्ष। ओपिनियन ये कि मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अब इस संघर्ष को समाप्त कौन करेगा, इस लड़ाई झगड़े को फिनिश कौन करेगा? कोई तो एक बॉडी होगी। इन दैट केस हमारी मदर वो एक बॉडी हो सकती है, या हमारा बड़ा भाई वो एक बॉडी हो सकता है, मतलब कुल मिला के बॉडी चाहिए। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पर एक या एक से ज्यादा लोग होंगे उनके बीच में संघर्ष होगा, संघर्ष को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक। जैसे कि डेली लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो टेम्पल एंड टेम्पल वर्सेस मॉस्क आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, तो टेम्पल एंड मॉस्क का एक संघर्ष है, ठीक। इलेक्शन भी आने वाला है, तो इलेक्शन भी आप लोग जानते हैं कि एक जाति या कास्ट को लेकर संघर्ष होता है, ठीक। कॉलेज में गुटबाजी होती है, वो भी आप लोग समझते हैं। तो कुल मिला के संघर्ष है। तो संघर्ष को समाप्त कौन करेगा, वो आप समझ गए कि कोई ना कोई एक बॉडी चाहिए होगी, और जब संघर्ष स्टेट में होगा तो उसको समाप्त करने के लिए क्या चाहिए होगी, हमें एक गवर्नमेंट चाहिए होगी। क्लियर ये चीज सबको यहां तक? क्या सभी को क्लियर हो रहा है? एक गवर्नमेंट चाहिए होगी, ठीक। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए सोसाइटी में दो लोग लड़ गए, ए और बी लड़ गए, इनको इनके बीच की लड़ाई को खत्म करने के लिए तुरंत इमीडिएट गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर वो क्या दिखाई देगा, पुलिस, ठीक। और अगर मान लीजिए दो स्टेट ही आपस में लगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इस संघर्ष को या इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए क्या होगा, आर्मी, ठीक। ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ही आती है। तो गवर्नमेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट वर्जन है जो हमको दिखाई देता है वो पुलिस, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक अमूर्त अवधारणा है जो कि हमको दिखाई नहीं देती। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, ठीक। Yes, sir. तो Yes.
क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, आवाज आ sir. रही है Yes, सबको? sir. यस सर। ओके। मेरे को पता नहीं क्यों आज क्या हो गया, मेरे फोन पे आवाज ही नहीं आ रही, क्या बवाल है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार या गवर्नमेंट, इसके तीन ऑर्गन्स आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जिसमें एक होती है विधायिका या लेजिस्लेचर, ठीक। दूसरा ऑर्गन होता है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक, या कार्यपालिका। और तीसरा ऑर्गन होता है आपका जुडिशरी या न्यायपालिका, ठीक। तो सरकार जो है एक अमूर्त अवधारणा है, जो कि हमको दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है। लेकिन इसके जो ऑर्गन्स हैं हमको दिखाई देते हैं। प्रॉपर लेजिस्लेचर दिखाई देगा, पार्लियामेंट दिखाई देगी, संसद दिखाई देगी, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में हमें मिनिस्टर्स भी दिखाई देंगे, आईएएस आईपीएस ये सब भी दिखाई देंगे। जुडिशियल्स की अगर बात करते हैं तो कोर्ट दिखाई देगी। तो इतना सब चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो आते हैं, फर्स्ट वन ऑर्गन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं विधायिका या लेजिस्लेचर, ठीक। इसका काम क्या है? एक लॉ मेकिंग बॉडी है। लॉ मेकिंग बॉडी, याद रखिएगा कि लेजिस्लेचर जो होता है वही लॉ मेकिंग बॉडी होता है, और पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो होती है वो एग्जीक्यूटिव होती है। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, ठीक, जो कि संसद होती है, ठीक। और एग्जीक्यूटिव जो होती है हमेशा पॉलिसी बनाती है। ये चीजों को, बेसिक चीजें हैं जो सबको मैं मान के चलता हूँ पता ही होती, पर फिर भी बच्चे भूल जाते हैं या फिर भी नया होता है। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास जो सेंट्रल लेवल पे जो है वो क्या है? फर्स्ट वन इज राज्यसभा एंड सेकंड वन इज लोकसभा। कोई भी बिल दोनों से जब पास हो जाता है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है, उसके बाद वो एक बिल बन जाता है। राष्ट्रपति के साइन के बाद, इन्फोर्समेंट के बाद वो जो है एक लॉ बन जाता है। तो लॉ मेकिंग बॉडी इसलिए इसको बोलते हैं। और स्टेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास विधान सभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधान परिषद, विधान परिषद, परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं गलत बोल गया, ठीक, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो लॉ बना है, आपने, अगर आपके पास एक बॉडी है जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसने लॉ बना दिया, तो लॉ को इन्फोर्समेंट कौन करेगा? लॉ का इन्फोर्समेंट करेगा आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक। एग्जीक्यूटिव क्या क्या काम क्या है कि जो लॉ मेकिंग बॉडी ने लॉ बनाया है उसको इंप्लीमेंट करना। तो पहला काम क्या है? लॉ का इंप्लीमेंटेशन। दूसरा क्या है? दूसरा हो जाता है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ठीक। तो देखिए, एक चीज तो आप समझिए कि लॉ में और पॉलिसी में अंतर क्या है। लॉ जो होता है वो परमानेंट होता है, ठीक। और जो पॉलिसी होती है वो टेम्पररी होती है, ठीक। टेम्पररी क्यों होती है? गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ पॉलिसी चेंज। लेकिन लॉ गवर्नमेंट चेंज होने के साथ या तो खत्म किया जाएगा, नया लॉ लाया जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 370, इसको खत्म किया गया, ठीक। लेकिन लॉ जनरली जो होते हैं वो परमानेंट ही होते हैं, खत्म होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए, मतलब गवर्नमेंट क्या, उसको लेजिस्लेचर वर्क करना ही पड़ेगा। तो लॉ और पॉलिसी में डिफरेंस आपको समझ आएगा। पॉलिसी जैसे कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक, आपका मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक। मेक इन इंडिया जो है ये एक पॉलिसी है। देखिए, अगर आप किसी पॉलिसी का पालन नहीं करते, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बनी 2014 में, उसने बोला कि हम लोग जो है मेक इन इंडिया करने जा रहे हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट किसी को इसके लिए पनिश नहीं कर सकती कि उसने मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया। एनईपी में अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या टीचर पढ़ा नहीं पा रहा है तो गवर्नमेंट उसको पनिश नहीं कर सकती है।
हाँ, कोई टीचर उसको सस्पेंड जरूर कर सकती है। तो पॉलिसी का पालन ना होने पे आपको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन लॉ का पालन ना होने पे आपके लिए एक दंड का प्रावधान है। ठीक। अब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव भी दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन इज परमानेंट परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और सेकेंड वन इज टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी मतलब अस्थाई, और परमानेंट मतलब स्थायी। ठीक। तो स्थायी या परमानेंट जो होता है वो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज डीएम, एसपी, एसएसपी, रिटायरमेंट के बाद ही आप बनेंगे। और जो टेम्परेरी है वो राष्ट्रपति से लेके प्राइम मिनिस्टर से सीएम तक, और फिर एमएलए, एमएलसी, सब कुछ, ये हर 5 साल में ये चेंज होगा। ठीक। ये चीज क्लियर हुई आपको? Yes, आशा sir. करता हूं कि आप लोगों को मेरी यस आवाज सर। सुनाई दे रही होगी और ये चीज आपको क्लियर हो यस गई होगी। ठीक है। अब बात आता है कि मतलब कुल मिला के जो है, अगर दो लोगों के बीच में संघर्ष है, ए और बी के बीच में संघर्ष है, या ए, ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में कुछ भी है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए क्या होगा, गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट में जो है एक लेजिस्लेचर होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा, और एक जुडिशियरी होगा। ठीक। तो जुडिशियरी जो है वो कई तरीके के संघर्ष को देखने के लिए, दो लोगों के बीच में संघर्ष को देखने के लिए लॉ बना हुआ है, पुलिस बैठी हुई है एग्जीक्यूटिव में, देख लेगी, और लॉ के हिसाब से अगर पालन नहीं है तो जुडिशरी बैठी हुई देख लेगी। लेकिन अगर ये बताइए कि दो ऐसी बॉडी, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया लाइक CAA, और बंगाल ने बोल दिया हम इसको नहीं मानते, स्टेट ने मना कर दिया, सेंट्रल के बनाए हुए रूल को स्टेट मना कर रहा है, तो इन दैट केस कौन देखेगा, एम्पायर होगा। तो वो क्या हो जाएगा, आपका जुडिशरी फंक्शन हो जाएगा, कि वो देखेगा क्या सही है क्या गलत है ना। बचपन में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो क्या होता था कि हमारे पास अगर बैट होता था तो हम एक बार क्लीन बोल्ड होने के बाद क्या कहते थे, नहीं हमारी 2 चाल, क्योंकि मेरा पास बैट है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहने लगे कि मेरे पास बैट है तो मैं जैसा चाहूंगा वैसा कर दूंगा, तो नहीं होगा। वो देखने कौन के लिए कौन होगा, उस संघर्ष को रोकने के लिए कौन होगा, जुडिशरी होगी, न्यायपालिका होगी। ठीक। यहां तक सबको क्लियर? अगर मान लीजिए सीएम और पीएम के बीच में कोई संघर्ष है तो उसको देखने के लिए भी न्यायपालिका है, और पीएम और गवर्नर के बीच में कोई इशू है वो भी देखने के लिए, सीएम और गवर्नर के बीच में कोई इशू है तो वो भी देखेगा कौन, जुडिशरी देखेगी। ठीक। धीरे धीरे हम लोग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत से केसेस देखेंगे जिनमें हमको पता चलेगा सीएम और गवर्नर के बीच में केसेस हैं, पीएम ने भी गवर्नर का मिसयूज कर लिया, जिसको आप लोग बोलते हैं गवर्नर लॉ। ठीक है। राष्ट्रपति शासन, उसको भी देख के हम समझ सकते हैं। तो बहुत सी चीजें होंगी, तो जिसको चीजों को टैकल करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है। तो कोर्ट में भी आप जानते हैं एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है हाई कोर्ट। ठीक। और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बाद एक सेशन कोर्ट होगा, जिसको आप लोग जनपदीय न्यायालय भी बोलते हैं, जनपदीय न्यायालय। तो इतना, ये सब के सब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। तो फिर मतलब क्या, कि एक देश, उस देश, कोई भी एक देश हो, एक ठीक, मान लीजिए कोई भी एक कंट्री है। ठीक। पहले तो ये जानते हैं कि देश क्या होता है। ठीक है। देश क्या होता है या कंट्री क्या होता है, ठीक, या नेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए एक लैंड है, उस लैंड पे रहने वाले लोग हैं, ठीक, पीपल्स, प्लस एक सोवरेन गवर्नमेंट। सोवरेन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री होल्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्री बोल देंगे। एक ज्योग्राफिकल लैंड चाहिए, सेट ऑफ पीपल चाहिए, एक सोवरेन गवर्नमेंट चाहिए, तो ये हो जाता है कंट्री। ठीक। तो यहां पे बात ये आती है कि मान लीजिए कि कोई ऐसी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार। ठीक। सरकार या गवर्नमेंट जो है, आज से आपके लिए गवर्नमेंट मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लीड करने वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं होगा। गवर्नमेंट मतलब 3 ऑर्गन्स, ठीक, जिसमें लेजिस्लेचर भी होगा, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी होगा, और जिसमें जुडिशरी भी होगा।
जनरली हम क्या मान के चलते हैं, जो इसमें टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है जिसको पीएम या सीएम बोलते हैं, उसी को हम लोग गवर्नमेंट मान के चलते हैं। और एक्चुअली में प्रैक्टिकल में यही होता भी है, लेकिन थ्योरेटिकली जो है गवर्नमेंट हमारे लिए क्या है, गवर्नमेंट हमारा इन तीनों ऑर्गन्स का समेशन है। ठीक, तो गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, चलिए मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, दो कंट्रियों के एग्जांपल लेने चलते हैं जहां पे गवर्नमेंट तो है, ठीक, गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट है। कहां पे? फर्स्ट वन इज म्यांमार। इसको हम लोग पहले बर्मा बोलते थे और एंशियंट इसको ब्रह्मा बोलते थे, ब्रह्मा से बर्मा बोलने जाने लगा। और दूसरा मान के चलते हैं ईरान या अफगानिस्तान। क्या अफगानिस्तान में विदेश मंत्रालय नहीं है, अफगानिस्तान में एम्बेसी नहीं है, अफगानिस्तान में गवर्नमेंट नहीं है? म्यांमार में भी आप लोग जानते हैं कि आंग सान सूकी ने जो है मिलिट्री पावर हुआ करती थी, आंग सान सूकी ने वहां पे जो है रोहिंग्या मुसलमानों के साथ क्या किया आपको भी पता है। ईरान अफगानिस्तान में भी क्या होता है वो भी आपको अच्छे से पता है। ठीक, तो कहने का मतलब यहां पे सरकार है, लेकिन यहां पे मिलिट्री रूलिंग है और यहां पे एक रिलीजियस रूलिंग है। ठीक, तो मिलिट्री रूलिंग में क्या होता है कि यहां पे देखिए आपका लेजिस्लेचर भी है, आपकी यहां पे एग्जीक्यूटिव भी है, और एग्जीक्यूटिव के साथ साथ आपकी जुडिशरी भी है, लेकिन ये सब का सब जो है किसके अंडर में? मिलिट्री रूलिंग के अंडर में। सिमिलरली यहां पे भी लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, ईरान के तो केस में लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है, और ये तीनों के तीनों जो है एक रिलीजियस पर्सनालिटी के अंडर में। ठीक, तो अब इसमें इशू क्या आ रहा है? इसमें इशू ये आ रहा है कि यहां पे कोई भी रूल ले लीजिए आप, मिलिट्री जो भी डिसीजन लेगी वो आपको करना पड़ेगा। मतलब ये कि हमने क्या किया था, हमने एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में अगर कोई संघर्ष होता है, दो लोगों के बीच में संघर्ष होता है, तो संघर्ष को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बनाई थी। ठीक, अब अगर उस गवर्नमेंट के ऊपर मिलिट्री रूलिंग हो जाती है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे ही राइट्स के ऊपर कंट्रोलिंग करने लगती है। और इसी तरीके से अगर वो रिलीजियस पर्सनालिटी द्वारा अगर रूल्ड हो रहा होता है, तो वो भी हमारे राइट्स के ऊपर रूलिंग करने लगती है। मतलब ईरान में अगर बात करते हैं तो अयातुल्ला खामनेई ही बताएंगे, या रिलीजियस रूलिंग जो होगी वो डिसाइड करेगी कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, एक विशेष प्रकार का वस्त्र आपको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। स्क्रीन नहीं शो हो रही तो है। ये ईरान में जो है रिलीजियस पर्सनालिटी डिसाइड करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं म्यांमार की, बात करते हैं तो म्यांमार डिसीजन लेगा कि कौन सा वहां पे सिटीजन रहेगा, मतलब गवर्नमेंट वहां पे मिलिट्री पावर डिसाइड करेगी कौन सा वहां सिटीजन रहेगा, कौन सा सिटीजन नहीं रहेगा। बेस्ट एग्जांपल आप पाकिस्तान को भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी, जुडिशरी काउंसिल भी है, आपने देखा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में भी मिलिट्री रूलिंग है। मिलिट्री डिसाइड करती है कि उसके यहाँ के सिटीजन को क्या राइट मिलने वाले हैं, पीओके के सिटीजन को क्या राइट मिलने वाले हैं, बलूचिस्तान के सिटीजन को क्या राइट मिलने वाले हैं, और पंजाब के सिटीजन को क्या राइट मिलने वाले हैं, है ना, क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, सब कुछ मिलिट्री डिसाइड कर रही है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि यहां पे गवर्नमेंट सोवरेन गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट एक सोवरेन गवर्नमेंट नहीं है। और जिस संस्था का हम लोगों ने, या जो गवर्नमेंट जैसा एक इंस्टीट्यूट जो हमने बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि अगर हमारे आपस में कोई टकराव होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होती है, कोई बोलता है मंदिर है, कोई बोलता है मॉस्क है, या कोई कुछ भी बोलता है, तो उन सभी तरीके के टकरावों को कंट्रोल या खत्म कौन करेगा? गवर्नमेंट। यहां पे उल्टा क्या हो रहा है, गवर्नमेंट हमारे ही राइट्स के ऊपर अतिक्रमण कर ले रही है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो ऐसे में गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करेगा? पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है। ठीक, लेजिस्लेचर में एक रूल बना दिया, आपने देखा इमरजेंसी में लेजिस्लेचर ने क्या रूल बना दिया, आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको इमरजेंसी एक बार शॉर्ट में पढ़ा दी थी कि आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होंगे कि नहीं होंगे, जैसा चाहे वैसा हो रहा है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कौन होगा, है ना? तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए होगा आपका संविधान। ठीक है, ठीक है। क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है?
क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? उज्जवल जरा आप व्हाट्सएप पे लिख के डालिए वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। Yes, sir. क्या है कि पता नहीं मेरे को आज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं स्क्रीन शेयर है सभी के साथ। No, sir. नो Screen नहीं सर। show रही सर व्हाट्सएप पे कोई लिख के बता दे स्क्रीन शेयर है सबके साथ। मैं मान के चलता हूँ स्क्रीन शेयर ही है। ठीक, तो आपने देखा क्या कि संघर्ष था सोसाइटी के लोगों में, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, और ऐसी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी तो भी कंट्रोलिंग नहीं हो पा रही है। म्यांमार में नहीं हो पा रही, पाकिस्तान में नहीं हो पा रही, ईरान में नहीं हो पा रही, अफगानिस्तान में नहीं हो पा रही है। तो इस गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करता रहना चाहिए। कोई एक चीज हो जो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को डायरेक्शन भी दे कि क्या कैसे काम करना है, कहां गवर्नमेंट सही है कहां गवर्नमेंट सही नहीं, वो सब देखना होगा। या गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन जो है वो ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है अपनी पावर को, क्या वो लेजिस्लेटिव कर रही है, क्या वो एग्जीक्यूटिव कर रही है, क्या वो जुडिशरी कर रही है। ये सबको देखने के लिए क्या होना चाहिए, एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसी की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो संविधान की जब हम लोग बात करते हैं तो संविधान सबसे ऊपर होगा जिस देश में, जैसे कि इंडिया एंड यूएसए। ठीक, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक, गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा, और चूंकि ये रिटन बाय मेन है तो इसमें ह्यूमन बीइंग की राइट्स पे ज्यादा फोकस होगा। ये कोई रिलीजियस चीजों पे फोकस नहीं करेगा। ह्यूमन बीइंग मतलब मानव स्वतंत्रता के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। ठीक, तो संविधान की सर्वोच्चता जहां पे होगी वहां पे किसी भी रिलीजियस लिटरेचर की सुप्रीमेसी नहीं होगी। वहां पे कस्टम्स या प्रथाओं कुरीतियों की भी सुप्रीमेसी नहीं होगी, परंपराओं की भी सुप्रीमेसी नहीं होगी। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो ये एक जो है रिवॉल्यूशनरी स्टेप हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए। संविधान होना बहुत जरूरी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको गाइड करेगा, गवर्नमेंट को गाइड करेगा। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ जो है वो जरूरी होती है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि किसी की वॉइस आ नहीं रही तो मुझको समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर भी हम लोग कल से देखेंगे क्या इशू हो सकता है, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इंडिया में क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हमें कुछ आर्टिकल्स दिखते हैं, एक ओवरव्यू है। ठीक, और आर्टिकल्स के साथ साथ हमको कुछ शेड्यूल दिखती हैं, शेड्यूल के साथ साथ हमको कुछ चैप्टर्स दिखाई देते हैं। चैप्टर्स बोलते हैं आप उनको, पार्ट्स भी बोलते हैं आप उनको। तो ये सब चीजें हमको दिखाई देती है। तो ये जो होता है इंडिया में, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, चैप्टर्स एंड पार्ट्स, ये संविधान में दिखाई देंगे। लॉ की अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉ में आपको सेक्शंस दिखाई देंगे। ठीक, और जो संविधान जो होता है या कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, लॉ होता है। ठीक, संविधान में जो है सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आप लोग जो है 395 आर्टिकल्स, कभी कभी आर्टिकल्स जो एड ऑन होते हैं उनको जो है पार्ट सब क्लॉज बी, इस तरीके से रखा जाता है। तो 440 आर्टिकल्स है। और जो आपका प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो 26 जनवरी 1950 से जो रेगुलर चालू हुआ, या आप बोल सकते हैं
नवंबर 1949 से जो रेगुलर चालू हुआ, तो वहां पे जो है आपका 395 आर्टिकल्स थे और 440 आर्टिकल्स अभी प्रेजेंट में हैं। पार्ट्स की अगर बात करते हैं तो 22 पार्ट्स हैं इसमें। ठीक, जब बात आती है पार्ट्स की, तो पार्ट जब होता है कि सेम नेचर के जो आर्टिकल्स होते हैं, जो सेम नेचर के आर्टिकल्स जो होते हैं, सेम नेचर के आर्टिकल्स होते हैं, उनको एक पार्ट में रखा जाता है। जैसे कि चैप्टर 3 या भाग 3, ये आपका आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। यहां पे आपको क्या मिलेगा? फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। नेचर क्या है? नेचर बस यही है कि नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए और फंडामेंटल राइट्स के लिए गवर्नमेंट के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए। ठीक, गवर्नमेंट जो है किसी को भी जो है अभिव्यक्ति की आजादी के लिए नहीं रोक सकती है, एक्सेप्शनल केस को देखते हुए। ठीक, तो नेचर क्या है? ये नेचर, ये फंडामेंटल राइट्स का क्या नेचर है? गवर्नमेंट के लिए क्या है? निगेटिव। और जो पीपल्स है, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, इनके लिए क्या है? पॉजिटिव। ठीक, तो ये सेम नेचर के हैं, इसलिए इनको चैप्टर 3 में रखा गया। ऐसे ही तमाम चैप्टर्स हैं। ठीक, यहां तक मैं मान के चलता हूं कि सबको क्लियर है। इसीलिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि गवर्नमेंट जो होगी वो क्या करेगी? दो लोगों के बीच में या दो ग्रुपों के बीच में संघर्ष को रोकेगी। और गवर्नमेंट हमेशा जो है इन कंट्रोल पर्सनालिटी होती दिखाई देती है। कहां पे? आपको पाकिस्तान में, और आपको जो है ये अफगानिस्तान में दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सैंक्शंस लगा रहा है। ठीक, और वो सैंक्शंस फंडामेंटल राइट में आपको दिख रहे हैं। सैंक्शंस लगा रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो बाय नेचर नेगेटिव होते हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। और बाय नेचर पॉजिटिव होते हैं किसके लिए? वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए होते हैं। है ना? समझ आया आपको? तो ये चीज हो गई। अब शेड्यूल की बात करते हैं, तो शेड्यूल क्यों होती है? पहली बात तो आता है शेड्यूल क्यों होती है। आप लोगों ने सुना होगा आर्टिकल नंबर फर्स्ट। आर्टिकल नंबर फर्स्ट कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, अब हम ये इस पे फोकस करेंगे। जब आर्टिकल नंबर 1 को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात है, और यहीं पे स्टेट्स के नाम लिख दिए जाए, कहां से? जम्मू एंड कश्मीर से लेकर केरला तक, और गुजरात से लेकर कहां तक? मेघालय तक। ठीक, सभी के नाम लिख दिए, सारी यूनियन टेरिटरीज के नाम लिख दिए जाएंगे। तो ये आर्टिकल जो है बहुत बड़ा सा लगेगा और बेतरतीब सा लगेगा। तो क्या होता है कि जो एक अच्छी ड्राफ्टिंग होती है, जो जैसे हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो चैप्टर है वो देखने में ऑड ना लगे, प्रॉपर जो है सारे पॉइंट्स लिख दिए, साथ में एक एनेक्सर होती है, शेड्यूल जो होती है। तो शेड्यूल 1 जो होगी, शेड्यूल 1 में इंफॉर्मेशन होगी किन स्टेट्स की? इन सारे स्टेट्स की होगी। अब क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कल यूपी को तोड़ के एक, मान लीजिए पूर्वांचल बना दिया जाए, एक मध्यांचल बना दिया जाए, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इशू हो रहा है, तो यूपी का काम नहीं चल पा रहा है, तो हम ऐसा करते हैं इसको 3 स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए सपोजिंगली इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स में सभी स्टेट्स के नाम लिखे होते हैं, तो जैसे ही आप नया स्टेट बनाएंगे, यहाँ पे आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा हर बार आर्टिकल नंबर 1। इसलिए एक शेड्यूल बना देते हैं कि भैया ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है शेड्यूल 1 में लिखे हुए हैं, इसलिए शेड्यूल होती है। तो जो आपका प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन था, जो स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसमें 8 शेड्यूल थी, और प्रेजेंट में कितनी हो गई है? टोटल 12 शेड्यूल हो चुकी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फिर से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सरकार के जो तीनों, गवर्नमेंट के जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर लाता है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो एक यूरोपियन थिंकर मॉन्टेस्क्यू ने दिया। प्रॉब्लम बस ये थी कि मॉन्टेस्क्यू जब गवर्न हो रहा था तो फ्रांस में जो है एक तानाशाही चल रही थी, ऑटोक्रेसी चल रही थी,
और वो बचपन से यही सोचता था कि राजा जो है, जो किंग जो है, वो लॉ भी बना लेता है, लॉ को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट भी कर लेता है, और लॉ का इंप्लीमेंटेशन होने पे अगर कोई कुछ बता देता है तो वो उसकी अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन भी कर लेता है, और फिर साथ ही साथ पनिशमेंट भी दे देता है। और ये तीनों पावर उसके हाथों में होने के कारण वो जो है वो तानाशाह होता जा रहा है। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर हम ये तीनों पावर एक आदमी के हाथों में ना रख के अलग अलग पर्सनालिटी के हाथों में रखते हैं तो क्या हो जाता है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर हो जाएगा, तानाशाही नहीं हो पाएगी। तो कॉन्टेम्परेरी सिचुएशन देखिए, आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, हमने क्या बताया था कल कि यूरोपियन मॉडल पे जो हमने हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन किया है इंडिया में, वो इंडिया की सर्कमस्टांसेस को फुलफिल नहीं करता है। सिमिलरली जो मॉन्टेस्क्यू का जो थॉट है वो इंडियन सर्कमस्टांसेस के ऊपर टोटली फुलफिल नहीं करता है। कैसे फुलफिल नहीं करता कि देखिए, सिंपल सी बात है कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सफर कर रहा था पार्टीशन से, और ये पार्टीशन बताता है कि किसी भी कंडीशन पे जो है भारत का टुकड़े ना हो। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया आर्टिकल 352 356, ठीक। और ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में ये हो जाएगा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा, ठीक। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 360, ठीक, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 इमरजेंशियल इकोनॉमिकल इमरजेंसी, ठीक। तो इन केसेस में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को थोड़ी सी पावर देता है, लेकिन कुछ समय के लिए देता है। अगर आप प्रेसिडेंट को देखते हैं तो प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द जुडिशरी। कैसे कि किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है तो वो कहां जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक। आपकी जो आर्म फोर्सेस है उनका हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। उसी तरीके से आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली जब किसी बिल को साइन कर देती है, उसके ऊपर गवर्नर साइन करता है, तब वो रूल बनता है। लोकसभा और राज्यसभा जब साइन कर देती है तब वो बिल बनता है। तो वहां पे एक तरीके से एग्जीक्यूटिव हेड भी है, लेजिस्लेटिव हेड भी है, जुडिशियल हेड भी है स्पेशल केसेस में। तो इंडियन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर टोटली इंप्लीमेंट नहीं है, हालांकि इंप्लीमेंट है, लेकिन हाँ स्पेशल केसेस में ये तीनों पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती हैं। क्या यहां तक क्लियर आपको? स्पेशल केसेस में तीनों जो पावर है सेंट्रलाइज हो जाती है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इन जनरल गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स के बीच में पावर को डिवाइड करेगा। पावर को डिवाइड करने के बाद साथ तीनों ही ऑर्गन्स की जो है पावर का कुछ लिमिटेशन भी लगाएगा, और ऐसा लिमिटेशन बहुत जरूरी है ना, कि अगर मान लीजिए जो आपकी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसने तीनों ऑर्गन्स को अपने हिसाब से चला रखा है, ठीक है। वहां पे जो रिलीजियस पर्सनालिटी है उन्होंने गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोलिंग कर रखी है, सो दैट यहाँ पे जो फ्रीडम होती है, नागरिक स्वतंत्रता जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक, लिबर्टी ऑफ पीपल, ये डिस्टर्ब है। अगर आप देखिए कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान यूएसए का लिखित संविधान, ठीक, और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बाय पॉपुलेशन। तो आप देखिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और पीपल्स की लिबर्टी है। दैट्स वाई आपको यहाँ पे यूएसए में हॉलीवुड दिखाई देगा, और इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में आपको बॉलीवुड भी दिखाई देगा। बट आप ऐसा पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के लोग हमारी मूवीज देखते हैं, अफगानिस्तान में ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ईरान में ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएगा कि गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन जहां दोनों चीजें होंगी और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ऐसा होगा। ये हमने लिया कहां से, यूएसए से। अभी आप ये परेशान हुए, हमने ये नहीं बताया ये कहां से लिया वो कहां से लिया, आपको जनरल चीजें बताई जा रही हैं, ठीक। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यस देखिए सर। yes, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जो है एक गवर्नमेंट है, ठीक। उस गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, एक लेजिस्लेटिव है, एक एग्जीक्यूटिव है, और एक आपकी क्या है, जुडिशरी है, ठीक। ये तीन के तीनों जो है क्या है, व्हील्स ऑफ द गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बोल सकते हैं। मान लीजिए कि ये लीवर है, ये आपका किडनी है, और ये आपका जो है हार्ट है। लेकिन किडनी लीवर हार्ट मिला तो इंसान बन जाता है क्या ना, इसके लिए चाहिए होती क्या, सोल, आत्मा। वो आत्मा क्या है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब संविधान की आत्मा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन
या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसकी आत्मा क्या है आपकी? प्रियम्बल या प्रस्तावना, और फंडामेंटल राइट्स। ठीक, क्योंकि प्रियम्बल क्या बताती है? प्रियम्बल बताती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरेंट बनाएंगे, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट बनाएंगे। ठीक ठीक, लोकतंत्र तो रहेगा ही और रिपब्लिक भी होगा, हेड ऑफ द स्टेट यहां पे चुना जाएगा। तो सब कुछ बता रही है। फिर आपको प्रियम्बल क्या बोल रही है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लोगों को जो है जस्टिस देंगे, सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस भी देंगे और पॉलिटिकल जस्टिस भी देंगे, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी देंगे। तो ये भी आपको एक विजन दे रही है। फिर ये आपसे कह रही है कि आपको जो है लिबर्टी भी देगी। किस चीज की? अभिव्यक्ति की, मतलब एक्सप्रेशन की, आपको उपासना की, पूजा करने की, किसी भी तरीके की लिबर्टी भी यहां पे आपको मिलने वाली है। तमाम तरीके की लिबर्टियां हैं। फिर साथ ही साथ जो है आपके बीच में जो है बंधुता की भावना को बनाने रखने के लिए भी ये काम करेगी। तो आपकी प्रस्तावना एक दस्तावेज है जो कि ये बताने जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं वो आपसे क्या चाहें या इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहें। तो जो आत्मा, जो सोल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा में से जो है प्रस्तावना भी है। फंडामेंटल राइट्स, सिंपल सी बात है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना होते बच्चा लोग, तो आज आप जो है किसी घोड़े के तबेले में बैठे होते और किसी राजा का तबेला चला रहे होते बैठ के। ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक सबको क्लियर होगा, मैं मान के चलता हूं। ठीक, यस। तो फंडामेंटल राइट्स में ही आपको जो है यूनिवर्सल वोटिंग राइट भी मिलता है। मतलब फंडामेंटल राइट में तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं ना, उसमें आपको यूनिवर्सल वोटिंग राइट भी मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कि सर ये सब बोलने की बातें हैं, नागरिक स्वतंत्रता जैसी चीजें हैं, फंडामेंटल राइट्स है, हमको फंडामेंटल राइट्स क्या मिल जा रहा है ना? हमारा फंडामेंटल राइट्स तो ये है कि हमको कॉलेज में जो है बेसिक एजुकेशन मिले, हमें कोई कोचिंग ही ना ज्वाइन करनी पड़े। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। तो आपने देखा होगा अक्सर जो है चौराहा पे कुछ लोग, जो कुछ लेडीज होती हैं, वो अपने बच्चों के साथ भीख मांग रही होती हैं और उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको गोद में लिए होती हैं, उनको जो है ब्रेस्ट फीडिंग भी करा रही होती हैं। तो कुछ लोग उनको गलत निगाहों से भी देखते हैं। तो जैसी गरीब का राइट टू प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट हो सकता है। ठीक है, हमने अभी वो जर्नी नहीं करी जहां पे गरीब के राइट्स को फंडामेंटल राइट्स की तरीके कंसीडर किया जाए, लेकिन फिर भी हमने वो जर्नी कर ली है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की राष्ट्रपति हो सकती है, एक आदिवासी होने के बावजूद भी, हेड ऑफ द स्टेट। ठीक, सबसे बड़ी बात यही है कि आर नारायणन इंडिया के राष्ट्रपति हो सकते हैं, आपके क्या नाम है, रामनाथ कोविंद इंडिया के राष्ट्रपति हो सकते हैं। हमने इतनी तो जर्नी कर ही ली है। अगर आप सोचिए कि फंडामेंटल राइट्स ना होता, एक कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, एक कॉन्स्टिट्यूशन इस गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को कंट्रोल ना कर रहा होता, ठीक, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक लिटरमस टेस्ट जिससे आप लोग इमरजेंसी बोलते हैं वो ना हुआ होता, अगर ये सब ना हुआ तो होता, तो आज राहुल गांधी को इतना स्ट्रगल ना करना पड़ रहा होता। ठीक, आज राहुल गांधी जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते ही होते। 2014 से 2020-24 आ चुका है राहुल जी के स्ट्रगल के लिए। मैं यहां पे किसी भी तरीके से राहुल गांधी के अगेंस्ट या जो है पीएम मोदी जी के फेवर में नहीं हूं। मैं एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको प्रजा से एक नागरिक में परिवर्तित कर रही है, मोनार्च से डेमोक्रेसी में आपको लेके आ रही है, और आपके पास वो पावर है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो प्रैक्टिकल ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट का प्रैक्टिकल ऑर्गन है जब वो दिखाई देता है, उसको आप हर 5 साल में चेंज कर सकते हैं, और इसके पहले ऐसा नहीं था। ठीक, और हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होगी ये संविधान ने बना रखा है। अगर गवर्नमेंट का ये ऑर्गन हर 5वें साल के बाद एक तरीके का अतिक्रमण करने जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिशा निर्देश दे रखे हैं, किसको? जुडिशरी को। और आप याद करिए कि इमरजेंसी में जो है इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और इंदिरा जी को भी जो है जेल का सामना करना पड़ा था।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर कर रहा है किसको? परमानेंट एग्जीक्यूटिव को, किरण बेदी को, कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का भी जो है वो चालान काट सकती है एज आईपीएस। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने आज समझा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कल हम लोग समझेंगे मॉर्निंग में कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? आज इतना ही रखते हैं। नेटवर्क के बहुत यस ग्लिचेस सर। हैं और मुझको तब तक मजा नहीं आती जब तक मुझे ये ना समझ में आए कि बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है मुझको। क्या सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। फुल वॉल्यूम पे है यार ये, क्या इशू क्या है? चलिए रिकॉर्डिंग को तो सेव ही कर देते हैं, जो बच्चे नहीं आए उनके काम आ जाएगी और रिकॉर्डिंग